हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगेन आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, लगातार हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। 2013 वाले पेपर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 2016 वाले पेपर को अभी सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए क्या प्रीवियस ईयर पेपर से क्या कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं कि पैटर्न वही है, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अभी भी है, कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगा के देख लिए तो आपको आइडिया भी लगेगा कि कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो क्या है, और साथ ही साथ आपको कई सारे क्वेश्चंस एज इट इज भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है नंबर्स में बदलाव हो जाए, हो सकता है कि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन पैटर्न तो यही रहेगा। तो आइए एक बार फिर से डे 4 में सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हर एक क्वेश्चन को समझेंगे और उसके सॉल्यूशन को भी बहुत बारीकी से समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जानते हैं कि यहां पर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में 9 टॉपिक्स आपको गिवन है जो कि कंप्यूटर में आपको पढ़ने हैं, जबकि एसआई और एएसआई वाले में टोटल 18 टॉपिक हैं, यानी दुगने टॉपिक्स। यहां पर अगर टॉपिक्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन, डीबीएमएस, पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमेशन, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वेब पब्लिशिंग, बूलियन अलजेब्रा और डेटा स्ट्रक्चर। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि जो 80 क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में वो सभी टॉपिक से पूछे गए। अभी आप देखेंगे भी कि डेटा स्ट्रक्चर से भी काफी क्वेश्चन आए, बूलियन अलजेब्रा से भी आए, और हर एक टॉपिक को यहां पर कवर किया गया है। कैसे पढ़ें सर कंप्यूटर? कंप्यूटर का लेवल यूपी पुलिस के किसी भी एग्जाम में आसान नहीं होता है। मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो आपको ये एक लेवल आसान लगेगा। लेकिन अगर आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ा, किसी भी टॉपिक को अगर आपने बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक नहीं पढ़ा, तो आपको लेवल बहुत टफ लगेगा। लेकिन क्वेश्चन का लेवल वही है जो नॉर्मल तौर पे रहता है और जो रहना भी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की बात हो रही है, एसआई एएसआई लेवल पे है और प्रोग्रामर लेवल पे है। तो इन तीनों लेवल पे अगर आप कंप्यूटर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन कोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो लाइव है वो 11 जनवरी से शुरू होगा 2 बजे। एसआई एएसआई कोर्स शुरू हो चुका है 8 जनवरी से, जिसकी 2 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं, 8 तारीख वाली और 9 तारीख की। ये 2 क्लासेस हो चुकी हैं लाइव में। यहां पर आपको रिकॉर्डेड भी मिल रहे हैं ताकि हम सिलेबस को बढ़िया तरीके से कवर कर पाए। जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको लाइव में, और काफी सारे टॉपिक्स को हमने रिकॉर्डेड मोड में भी आपको प्रोवाइड किया है। जितने भी लाइव सेशंस हैं वो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। तो अगर आप लाइव कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड सेशंस में भी आप इनको पढ़ सकते हैं, कई बार वीडियोस को देख सकते हैं, पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। प्रोग्रामर ग्रेड 2 वाले कोर्स की बात करें तो यहां पर आपको 90 प्लस आवर्स का कंप्लीट कोर्स दिया गया है रिकॉर्डेड मोड में, जहां पर बहुत सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं और समय समय पर कई सारे वीडियोस आपके पास में आते रहेंगे रिकॉर्डेड मोड में। तो जो प्रोग्रामर वाला है ये कंप्लीट रिकॉर्डेड चलेगा, जबकि आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई एएसआई वाला ये रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव भी चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन में। अगर आपको किसी भी कोर्स से ज्वाइन करना है, एनरोल करना है, तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा और वहां से आप किसी भी कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं क्वेश्चंस और इनके आंसर्स पर। प्रीवियस वाले सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा भी गया प्रीवियस ईयर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस क्लास इज मल्टीकास्टिंग?
निम्नलिखित में से कौन सी आईपी एड्रेस की जो क्लास है वो मल्टीकास्टिंग को रिप्रेजेंट करती है? हम लोग जानते हैं तीन चीजें होती हैं नेटवर्किंग में, एक यूनिकास्टिंग होता है, एक मल्टीकास्टिंग होता है और एक ब्रॉडकास्टिंग होता है। यूनिकास्टिंग का मतलब 1 to 1 मैसेज करना, जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे कोई पर्सनल मैसेज करें, मुझे कोई टेलीग्राम पे आप मैसेज करें, ये यूनिकास्टिंग में आएगा। मल्टीकास्टिंग का मतलब जब हम स्पेसिफिक ग्रुप बनाकर बात करते हैं, जैसे टेलीग्राम पर, अरोड़ा एजुकेटर ऑफिशियल टेलीग्राम पर अगर आपने मुझे कोई मैसेज किया या मुझे आपको कुछ बताना है तो मैंने एक मैसेज आपको दे दिया और जितने भी कैंडिडेट्स कनेक्टेड हैं उन्होंने उस मैसेज को रीड कर लिया, मल्टीकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब जैसे यूट्यूब, मैंने कोई वीडियो बनाई और आप सभी को दे दी, अब इसमें कोई भी देख सकता है, तो ये हो गया ब्रॉडकास्ट करना। क्वेश्चन था कि मल्टीकास्टिंग किस क्लास में आता है? क्लास एबीसी रिजर्व होती है यूनिकास्टिंग के लिए, क्लास डी आईपी एड्रेस की रिजर्व होती है मल्टीकास्टिंग के लिए। तो आंसर क्या होगा? मल्टीकास्टिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर क्लास डी। जबकि जो आपकी क्लास ई होती है वो रिसर्च के लिए होती है और इसका यूज ब्रॉडकास्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो एबीसी फॉर द यूनिकास्टिंग पर्पस, क्लास डी फॉर द मल्टीकास्टिंग पर्पस एंड क्लास ई फॉर द ब्रॉडकास्टिंग पर्पस। नेक्स्ट, तो यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर बात करें, 19 मई 2016 को जो आपका पेपर हुआ उसकी कंप्लीट एनालिसिस हमारे पास में है। कैसे क्वेश्चन पूछे गए और क्या होने चाहिए इनके करेक्ट आंसर, एक बार एनालाइज करते हैं। यहां आपको आसान क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और टफ लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीपीएस इज फॉल्स? कह रहा है जीपीएस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बताइए, जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया एक सैटेलाइट सिस्टम, एक नेविगेशन सिस्टम जिसको जीपीएस बोला जाता है। जीपीएस ऑन करके हम लोग एक पाथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग लोकेशन को, टाइमिंग को, या आप कह सकते हैं पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग, इन तीनों की मदद से ये जीपीएस काम करता है। जीपीएस अमेरिका का एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? नेविगेशन सिस्टम, जिसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका नाम नेवस्टार भी है। जीपीएस को नेवस्टार के नाम से भी, यानी नेविगेशन सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड नेवस्टार। याद रखिएगा, अमेरिका का रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग पर यह काम करता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला है इट इज स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ये स्पेस पर बेस्ड एक सैटेलाइट सिस्टम है, जी हां। इट स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये भी सही है। इट स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिंक्रोनाइजेशन, ये गलत है। तो थर्ड वाला गलत है, बाकी आपके सभी के सभी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी? कह रहा है नीचे दी गई मेमोरीज में से सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन सी है? मेमोरी टॉपिक का ये क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक टेप एकमात्र ऐसी मेमोरी है जो सीक्वेंशियल एक्सेस करती है, जो डेटा को सीक्वेंस में रीड करती है। बाकी जितनी भी हैं, डीवीडी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, वो सब रैंडम एक्सेस पर काम करती है, लेकिन सीक्वेंस पर जो काम करती है वो क्या है? मैग्नेटिक टेप। याद करिए, पुराने जमाने वाला जो टेप हुआ करता था, अगर वहां से हम किसी भी गाने को एक्सेस करते थे तो एक सीरियल वाइज वो एक्सेस होता था, स्टेप बाय स्टेप, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट गलत है?
rolling back the entire transaction erases all of its save points. Rolling back the entire transaction reverse all its changes. Rolling back the entire transaction does not end the transaction. या rolling back the entire transaction releases any transaction lock. ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेटाबेस से। डेटाबेस में रोलिंग बैक का मतलब क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन हमारे होते हैं वो या तो कमिट होते हैं या तो रोल बैक होते हैं। जैसे अगर आपने किसी को 100 रुपीज ट्रांसफर किए तो क्या होगा? या तो उसको 100 रुपीज मिल जाएंगे यानी कमिट हो गया, या तो उसको 100 रुपीज नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? अगर आपके पास से पैसा कट गया है और उसको रिसीव नहीं हुआ तो बैंक की तरफ से वो पैसा आपको वापस आ जाता है 24 आवर्स में, 48 आवर्स में, डिपेंड करता है बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर। रोल बैक का मतलब वापस हो जाना, कैंसिल हो जाना। तो रोलिंग बैक द एंटायर ट्रांजैक्शन इरेजेस ऑल ऑफ इट्स सेव पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। रोल बैक का मतलब कि ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसको इरेज कर देना, उसको डिलीट कर देना और वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाना। रोलिंग बैक द एंटायर ट्रांजैक्शन रिवर्स ऑल इट्स चेंजेस। रोल बैक करने पर क्या सभी चीजें रिवर्स हो जाती हैं? बिल्कुल सही। जो पैसा आपने दिया है अगर सामने वाले को नहीं मिलेगा तो रिवर्स हो जाएगा। तीसरा कह रहा है रोलिंग बैक द एंटायर ट्रांजैक्शन डज नॉट एंड द ट्रांजैक्शन। कह रहा है रोल बैक करने पर जो ट्रांजैक्शन है वो एंड नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होता है। रोल बैक करने पर ट्रांजैक्शन क्या होगा? जो अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है अगर सामने वाले को नहीं मिला होगा तो वो रिवर्स हो जाएगा। यानी ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। रोलिंग बैक द एंटायर ट्रांजैक्शन रिलीज एनी ट्रांजैक्शन लॉक, बिल्कुल सही है। रोलिंग बैक करने पर जितने भी आपका ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा पहले वाले पोजीशन पर। जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा बिना किसी चेंजेस के। रोल बैक का मतलब पहले जैसा हो जाना, दैट इज कॉल्ड रोल बैक। या इसको अंडू भी बोल सकते हैं आप। जैसे कंप्यूटर में आप अंडू बोलते हैं ना, वही तो है एक तरीके का रोल बैक कंडीशन डेटाबेस के लिए। वेरी गुड। कमिट का मतलब हो जाना और रोल बैक का मतलब वापस हो जाना। कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है, आपने किसी को अगर 100 रुपीज या 500 दिए तो अगर वो 500 सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गए तो यानी कमिट हो गया, और अगर ट्रांसफर नहीं हुए तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन आपका फेल हो गया यानी रोल बैक हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HTML वी लिंक एट्रीब्यूट? HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहां पर लिंकिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक। AHRF की मदद से हम लोग कोई भी हाइपर लिंक को ऐड करते हैं HTML में, एंकर टैग HRF की मदद से। वी लिंक का मतलब क्या है? वी लिंक का मतलब विजिटेड लिंक। देखो होता क्या है HTML में, जो लिंक होते हैं, जो हाइपर लिंक होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? डिस्प्ले लिंक जिसको डी लिंक बोलते हैं, ए लिंक जिसे एक्टिव लिंक बोलते हैं, और वी लिंक जिसे विजिटेड लिंक बोलते हैं। विजिटेड लिंक का मतलब सपोज करो एक हाइपर लिंक है, उस पर हमने क्लिक कर दिया और जिस हाइपर लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं उसका कलर या तो पर्पल या तो मैजेंटा हो जाता है। तो याद रखने वाली बात है कि वी लिंक को विजिटेड लिंक बोलते हैं और जिस लिंक को हम विजिट कर चुके होते हैं उसका कलर पर्पल या मैजेंटा होता है। ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक। अगर हमने कोई लिंक एक्टिवेट किया और उसके ऊपर हमने क्या किया, माउस का पॉइंटर रख दिया, तो क्या हो जाएगा? वो रेड कलर का एक्टिव है। डिस्प्लेड लिंक मतलब नॉर्मल जो लिंक हमें दिख रहा होगा वो ब्लू कलर का होता है। ये हो गया आपका डिस्प्लेड लिंक। तो लिंक आपके कितने तरीके के होते हैं HTML में? 3 तरीके के। डिस्प्लेड ब्लू कलर, एक्टिव लिंक रेड कलर, वी लिंक
विजिटेड लिंक पर्पल या मैजेंटा कलर का। वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस पर निर्भर हुए बिना संपूर्ण 32 बिट अथवा 64 बिट कर्नल का समर्थन करती है? बताइए। कह रहा है ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एमएस डॉस पर निर्भर नहीं करेगा और 32 बिट के साथ साथ 64 बिट पर भी काम करेगा। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो आपने यह बात जरूर पढ़ी होगी कि एकमात्र ऐसा विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 32 बिट भी है, जो 64 बिट भी है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम या तो 32 बिट या तो 64 बिट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन विंडोज एक्सपी एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 32 बिट भी है और 64 बिट भी है। 32 बिट है रजिस्टर का साइज। अगर रजिस्टर का साइज 32 बिट है तो 32 बिट होता है। अगर रजिस्टर का साइज 64 बिट का है तो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन विंडोज एक्सपी के केस में 32 बिट और 64 बिट ये दोनों ही आपके रजिस्टर के साइज हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? विंडोज एक्सपी इज द राइट वन। विंडोज एक्सपी की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस। यहां पर एक्सपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है दोस्तों? एक्सपीरियंस। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज फेलियर ऑफ वन नोड कैन डिस्टर्ब द होल नेटवर्क? नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब कंप्यूटर को नेटवर्क में कैसे अरेंज किया जाए, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजीज। हाउ अ कंप्यूटर कैन अरेंज इन अ नेटवर्क, द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजीज। कैसे फिजिकली अरेंज करें, कैसे लॉजिकली कंप्यूटर्स को अरेंज करें कि डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर हो। यह सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन पर भेजने के लिए ऐसी कौन सी टोपोलॉजी का यूज करें ताकि डेटा फास्ट ट्रेवल करे, रिलायबल हो, विश्वसनीय हो और ऑथेंटिक हो। सबसे बढ़िया जो टोपोलॉजी मानी जाती है आप जानते होंगे, मैश टोपोलॉजी है, जो कि रिलायबल भी है, फास्ट भी है, ऑथेंटिक भी है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसके एक नोड फेलियर होने पर पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। नोड फेलियर का मतलब कोई कंप्यूटर, कोई फैक्स मशीन, कोई प्रिंटर, कोई भी एक अगर खराब हो गया तो फिर नेटवर्किंग बिगड़ने वाली है। डिवाइसेस पर निर्भर है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है आइए समझते हैं। रिंग टोपोलॉजी की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं अगर कोई एक कंप्यूटर खराब होगा तो क्या इंफॉर्मेशन बाकियों के पास में जाएगी? नहीं। यहां पर हम किसका यूज करते हैं रिंग में? टोकन का। रिंग टोपोलॉजी में जो मैसेज है उसको टोकन बोला जाता है और टोकन रिंग का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो क्या है? 802.5 फॉर द टोकन रिंग। ईथरनेट का 802.3, टोकन रिंग का 802.5, वाईफाई का 802.11। तो आपको सबके IEEE स्टैंडर्ड भी याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में IEEE स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन बना है, आगे के सेशंस में आप देखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट? इनमें से ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिसे कंपोजिट एट्रीब्यूट की कैटेगरी में रखते हैं? जेंडर, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, एज या डेट ऑफ बर्थ? क्वेश्चन ये उठता है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं? कंपोजिट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जो दूसरे एट्रीब्यूट से मिलके बना हो, कॉम्बिनेशन से बना हो, उसी को बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिशन, मिलके बना हुआ एट्रीब्यूट, कई सारे सिंगल एट्रीब्यूट्स के कलेक्शन से मिलके बना एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। जैसे जेंडर, जेंडर है सिंगल एट्रीब्यूट, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा।
नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, आप पर कितने लोग निर्भर हैं, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, कोई एक ही नंबर होगा। एज, आप कितने साल के हैं, 28 साल, 30 साल, 32 साल, 34 साल, कोई एक नंबर। लेकिन डेट ऑफ बर्थ किससे मिलके बना है, मंथ, डे और ईयर, तीनों आएगा ना। जो आपका जन्मदिन होता है, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी होती है, वो 3 चीजों से मिलके बनती है। क्या क्या, डे, मंथ और ईयर। तो इसमें 3 चीजें हैं, 3 चीजों का मतलब कंपोजिट। एड्रेस भी आपका कंपोजिट का ही एग्जाम्पल है। एड्रेस भी किसका कलेक्शन है, हाउस नंबर का, आपके घर का जो नंबर है, स्ट्रीट नेम, जिस गली में आपका मकान है वो, प्लस पिन कोड, इन सभी से मिलके तो बनता है एड्रेस। तो एड्रेस भी एक कंपोजिट है, डेट ऑफ बर्थ भी कंपोजिट है, जबकि जेंडर, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, एज, ये सब क्या है, ये सिंगल एट्रीब्यूट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा नाम है सचिन अरोड़ा। सचिन क्या है, सिंगल एट्रीब्यूट। अरोड़ा क्या है, सिंगल एट्रीब्यूट। सचिन से पता चल रहा है मेरा नाम, अरोड़ा से पता चल रहा है मेरी कास्ट, कि सचिन सर पंजाबी हैं, अरोड़ा है। सचिन अरोड़ा, ये बन गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। समझ में आया। तो नाम के साथ अगर हमने कास्ट को ऐड कर दिया तो ये कंपोजिट बन गया, 2 एट्रीब्यूट्स आ गए। वेरी गुड। नेक्स्ट, द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 3 इज, बताइए ग्रे कोड क्या होता है, यह समझना जरूरी है। और डेसिमल नंबर 3 का जो ग्रे कोड है, इसका आंसर 0010 कैसे आया, आइए समझते हैं। ग्रे कोड हमेशा हम अप्लाई करते हैं बाइनरी नंबर पे। हम ग्रे कोड को कभी भी डेसिमल नंबर पे अप्लाई नहीं कर सकते। हमेशा ग्रे कोड को अप्लाई किस पे करते हैं, बाइनरी नंबर पे, पहली बात। दूसरी बात, जो ग्रे कोड होता है ये 4 बिट का होता है। यानी 4 बिट का मतलब कि इसमें 4 नंबर का होना कंपलसरी है। तो इसका मतलब हम 2 बातें समझे, कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, नंबर 1, और ये 4 बिट के बराबर होगा, यानी 4 के पेयर में होगा। 2 बातें समझ में आई। तो क्या 3 को आप, जो 3 डेसिमल नंबर है, क्या इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है तो आपको पता होगा कि इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 2 4 8 किसको जोड़ें कि 3 आ जाए, तो आपने कहा 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, 3, यानी 1 1 आ जाएगा 2 और 1 की जगह पर, और बाकियों की जगह पर आ जाएगा 0 0। ये 1 2 4 8 कैसे आया, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से लिखते हैं। हमने 8 तक ही क्यों लिखा, 1 2 4 8 के बाद क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रे कोड 4 बिट का होता है, यानी 1 2 4 8 4 बिट है। इसको हमने क्या किया, 3 को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी नंबर में, क्या मिल गया, 0011। अब ये जो 0011 है, ये बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करेंगे ग्रे कोड में। कैसे? बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए पहला प्रोसेस ये है कि जो भी आपका लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो एज इट इज आ जाता है नीचे, सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट। तो लेफ्ट साइड में पहला नंबर क्या है, 0, 0 ऐसे ही उतर के आ जाएगा। और बाकी के जो लेफ्ट साइड के नंबर बचे हुए हैं, यानी नंबर क्या है, 4 हैं, 0011, स्टार्टिंग के 3 नंबर्स 001 को रख देंगे सेकंड वाले बिट के नीचे। तो ये 0 आ जाएगा इस 0 के नीचे, ये 0 आ जाएगा इस 1 के नीचे, और ये 1 आ जाएगा इस 1 के नीचे। यानी 001 को अगली बिट के नीचे अरेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये वाला 0 नीचे आ जाएगा एज इट इज,
और बाकी ये वाला जो 0 है पहले वाला, ये दूसरे के नीचे, दूसरा वाला 0 तीसरे के नीचे, और तीसरा वाला 1 चौथे बिट के नीचे आ गया, 0 0 1। अब इसको प्लेस कर देंगे। 0 तो एज इट इज आ गया यहां पर, 0 में 0 प्लेस करेंगे 0, 1 में 0 प्लेस करेंगे 1, और 1 में 1 प्लेस करने पर क्या मिलता है, 0 कैरी 1। कैरी को भूल जाइए, यहां कैरी करते हैं इग्नोर, आंसर आ गया 0 0 1 0, दैट इज द आंसर। एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया। पहला काम, जैसे ही आपने देखा ग्रे कोड, इसका मतलब आंसर आपका 4 बिट में आएगा। डेसिमल दिया है, डेसिमल का हम लोग बाइनरी नंबर निकालेंगे, क्योंकि डेसिमल का ग्रे कोड नहीं निकाल सकते, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका ग्रे कोड निकालेंगे। तो 3 का 4 बिट में जो आपका बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा, 1 2 4 8 के अकॉर्डिंग किसको प्लेस करें कि 3 आ जाए, 2 और 1 को प्लेस करने पर मिलेगा 3, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 4 बिट में, 0 0 1 1। अब इस 0 0 1 1 को हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। ग्रे कोड क्या कहता है कि लेफ्ट साइड का जो पहला नंबर है इसको एज इट इज लिख देंगे आंसर में, यानी 0 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, पहले नंबर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, तो 0 की जगह पर 0 आ जाएगा। अब जो पहली बिट है उसको दूसरे बिट के नीचे ले जाएंगे, तो ये 0 इस वाले बिट के नीचे आ गया, दूसरी बिट तीसरे बिट के नीचे चला जाएगा, और तीसरी बिट चौथे बिट के नीचे, यानी स्टार्टिंग की जो 3 बिट हैं ये नीचे वाली बिट्स में ट्रांसफर हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। अब इसको प्लेस कर देंगे, ये 0 तो एज इट इज आ जाएगा, कॉपी पेस्ट, 0 में 0 प्लेस करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे 0 कैरी 1, कैरी करते हैं इग्नोर, तो करेक्ट आंसर आ गया 0 0 1 0, दैट इज द राइट वन। समझ में आया? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप करेंगे ना, तो देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा, तब इतनी देर नहीं लगेगी जितनी देर अब आपको समझने में लगी है। इतनी देर में तो 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे ग्रे कोड के, है ना। तो बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सभी पैटर्न को यहां पर आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, द मिनिमम फॉन्ट साइज ऑफ अ टेक्स्ट इन MS वर्ड कैन बी। कितना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है MS वर्ड का जो मिनिमम फॉन्ट साइज है वो क्या हो सकता है। हम जानते हैं MS वर्ड के सभी वर्जन में मिनिमम फॉन्ट साइज 1 होता है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज 1638 होता है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 1638। लेकिन अगर टेबल की बात करें तो टेबल में यानी ड्रॉप डाउन में मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है 72। तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि अगर मिनिमम पूछ रहा है नॉर्मल तो 1, मैक्सिमम पूछ रहा है नॉर्मल फॉन्ट साइज तो 1638, टेबल में पूछ रहा है या ड्रॉप डाउन में पूछ रहा है तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेटेड कोड। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे वेटेड कोड बोलते हैं। वेटेड कोड बोला जाता है, भारी कोड बोला जाता है BCD को, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो कि अगेन 4 बिट का होता है 1248। इस रीजन की वजह से जो BCD है बाइनरी कोडेड डेसिमल है, इसे वेटेड कोड की कैटेगरी में रखते हैं। आइए जरा इसको देखते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो BCD की फुल फॉर्म है को आमतौर पर वेटेड यानी भारित 8421 BCD कोड के रूप में जाना जाता है, जिसमें 8421 विभिन्न बिट्स के वजन का प्रतिनिधित्व करता है। हम जानते हैं ना 4 बिट को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी 1248। ये क्या है, 4 बिट का BCD है।
बाइनरी कोडेड डेसिमल। वेरी गुड। नेक्स्ट, ई कॉमर्स से क्वेश्चन आता हुआ क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द मॉडल फॉलोड बाय द ई कॉमर्स साइट which facilitate online shopping of products and services is called B2C, B2B, B2G या C2B। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर्स, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, C2B कस्टमर टू बिजनेस। अब जब हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से, क्या होता है? हम डायरेक्टली किससे परचेस कर रहे होते हैं? बिजनेस से। हम कस्टमर हैं और हमें जो सप्लाई देता है वो कौन देता है? बिजनेस। यानी जहां पर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां से हमारे पास में डायरेक्ट वो प्रोडक्ट आता है ऑर्डर करने पर। इट मींस कि ये क्या है? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर है। हमारे बीच में और कोई भी नहीं है, कोई सप्लायर नहीं है, कोई नहीं है। हम डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं किससे? कंपनी से, और कंपनी डायरेक्टली हमें भेजती है। बीच में अमेजॉन या फ्लिपकार्ट एक गेटवे के तरीके से एक्ट करती है। तो इट मींस ई कॉमर्स साइट विच फैसिलिटेट ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इज कॉल्ड B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। अगर बात करें ई कॉमर्स की तो ये बहुत तरीके की होती है, जैसे बिजनेस टू बिजनेस, जब दो बिजनेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, या बिजनेस टू गवर्नमेंट, जब सरकार के द्वारा हम इंटरेक्ट करते हैं। सपोज करिए बिजनेस टू गवर्नमेंट का मतलब जब हमने इनकम टैक्स फाइल किया, ई रिटर्न हमने फाइल किया, तो इसका मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट ये हो गया। हमने गवर्नमेंट से इंटरेक्ट किया, गवर्नमेंट की वेबसाइट से इंटरेक्ट किया, ये बिजनेस टू गवर्नमेंट हो गया। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो हर बार आता है एग्जाम में। क्या है ये? द 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर A01 बेस 16 इज। 15th कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा जा रहा है हेक्साडेसिमल नंबर का। क्या है? A01 बेस 16। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आइए, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, जिसका बेस, जिसकी रेंज होती है 0 से लेकर 15 तक, और हेक्साडेसिमल कहता है 0 से लेकर 9 और फिर 10 से लेकर 15। 10 से लेकर 15 में 10 को A बोलते हैं, 11 को B बोलते हैं, 12 को C बोलते हैं, 13 को D बोलते हैं, E को 14 और F को 15। यानी ABCDEF इसको रिप्रेजेंट करते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर से। कैसे करें इस क्वेश्चन को? सबसे पहला काम क्या है दोस्तों? 15 किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है? 15। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको उतनी बार लिख दो जितनी बार हेक्साडेसिमल नंबर आपको गिवन है। कितनी बार गिवन है? A01 3 नंबर, तो 3 बार हमने 15 लिख दिया। क्यों? अब इसके नीचे लिखेंगे यही नंबर A01। अब इसको ओपन कर दो। A को बोलते हैं क्या? 10, 0 को 0 और 1 को 1। ठीक, अब माइनस कर दो। 15 में से 10 माइनस करोगे क्या मिलेगा? 5। 15 में 0 माइनस करोगे क्या मिलेगा? 15। और 15 में 1 माइनस करोगे क्या मिलेगा? 14। तो हमारे पास क्या आ गया? 15 माइनस 10 5, 15 माइनस 0 15, 15 माइनस 1 14। और इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 15, 5 की जगह पर 5, 15 की जगह पर F और 14 की जगह पर E, यानी 5FE। दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया?
एक बार फिर से समझो, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर से समझो। 15 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो सबसे पहले लिखते हैं, और कितनी बार, जितनी बार हमें नंबर दिया है हेक्साडेसिमल वाला। तो हमने क्या किया, 3 बार 15 लिखा, इसके नीचे A01 लिखा जो नंबर गिवन है क्वेश्चन में हेक्साडेसिमल वाला। ए की जगह पर क्या लिखते हैं, 10, बाकी 01 ऐसे ही। अब माइनस कर देंगे 15 से, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उससे। तो 15 माइनस 10 5, 15 माइनस 0 15, और 15 माइनस 1 14। 5 की जगह पर 5, 15 की जगह पर F और 14 की जगह पर E। आ गया आंसर हमारे पास 5FE, दैट इज द करेक्ट आंसर। मजा आया? आप कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन? आसान समझाने के बाद लग रहा है, समझाने से पहले तो कंफ्यूजन था ना, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कंप्यूटर टफ नहीं है, बस एक बार समझ में आए, और जो समझ में आए उसको एग्जाम में कर पाए, प्रैक्टिस, बस यही रिक्वायर्ड है। बढ़िया से पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। जितनी बार रिवीजन होगा, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितने अलग अलग क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और उतने ही मार्क्स आपके बढ़ेंगे। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू स्टोर अ मैट्रिक्स वी नीड डैश डायमेंशनल एरे। एरे क्या होता है? आप जानते हैं एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एरे जिसका काम क्या है, उस डेटा को साथ में रखना जो एक नेचर का है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को एक ही साथ रखना, जैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स, स्टूडेंट, टीचर्स, इन सब का एक एरे बनेगा, क्योंकि ये एक ही तरीके का डेटा कंज्यूम करता है। एरे की बात करें, अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स का मतलब होता है रोज या कॉलम्स। कोई भी मैट्रिक्स कैसे बनती है, रोज या कॉलम्स की मदद से। और रोज और कॉलम्स कितने डायमेंशन में आते हैं, 2 डायमेंशन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इन ऑर्डर टू स्टोर अ मैट्रिक्स वी नीड 2 डायमेंशनल एरे। हमें 2D एरे की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपके सामने गिवन है ये टेबल, जिसमें रोज हैं, कॉलम्स हैं, 0 0 0 1 0 2, 1 0 1 1 1 2 और 2 0 2 1 2 2। 2 डायमेंशनल एरे। एरेस की बात करें, 2 तरीके के होते हैं, एक सिंगल डायमेंशन के और एक 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन यानी मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हैं, क्योंकि मल्टी बोले या 2 बोले बात तो एक ही है। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज या 2 डायमेंशनल एरेज, ये बात सेम है। तो यहां पर अगर मल्टी डायमेंशन लिखा होता तो वो भी सही होता, और 2 डायमेंशन लिखा है तो रोज एंड कॉलम्स यानी मैट्रिक्स के लिए 2 ही बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट आउटपुट 0 व्हेन द इनपुट वैल्यूज आर डिफरेंट। ये क्वेश्चन है बूलियन अलजेब्रा से, बहुत ही सरल क्वेश्चन। कह रहा है ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें आउटपुट आएगा 0, कब, व्हेन इनपुट वैल्यूज आर डिफरेंट, जब इनपुट की वैल्यूज अलग अलग होंगी तो 0 आएगा। किस केस में, XOR में, और में, नैंड में, या XNOR गेट में। करेक्ट आंसर है XNOR में। XNOR क्या कहता है कि अगर आपके जो इनपुट हैं वो अलग अलग हैं तो आउटपुट 0 आएगा। देख लो, 0 1 आउटपुट 0, 1 0 आउटपुट 0। और अगर आपके इनपुट सेम है तो 1 आएगा, 0 0 1 1 1 1। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, XNOR को। आपको सभी के ट्रुथ टेबल याद होने चाहिए, चाहे वो एंड हो, और हो, नॉट हो, नैंड हो, नॉर हो, XOR हो, XNOR हो, इन सभी के आपको ट्रुथ टेबल और बूलियन अलजेब्रा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाने
आने चाहिए, ये कंपलसरी है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। बूलियन अलजेब्रा एक बहुत बड़ा टॉपिक है और पूरे टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। जैसे डी मॉर्गन्स थ्योरम आएगा ही आएगा क्वेश्चन, डैम श्योर है। कई बार आपको ये डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी, इसको कैसे बनाया जाता है ये भी आपको सीखना होगा, बहुत आसान है। एंड गेट क्या होता है, और क्या होता है, नॉट क्या होता है, नैंड क्या है, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, नैंड और नॉर यूनिवर्सल है, आता ही आता है क्वेश्चन। बूलियन अलजेब्रा के लॉज, सारे लॉज याद करने होंगे क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन वहां से। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन तो कंफर्म है जो कि पता है कि आते ही आते हैं, तो ऐसी चीजों को पहले करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां पर क्वेश्चंस सिमिलर तरीके के देखने को मिलते हैं। पता है कि इसके बाहर नहीं पूछेगा, एसओपी पूछ लेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, मिन टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन यहां से। तो यहां से कंफर्म है, डेटा स्ट्रक्चर से कंफर्म है कि क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेंगे ये भी कंफर्म है, बस इस लेवल पे आपको पढ़ना होगा कि सब कुछ कवर कर पाए, ये मैटर करता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्सनॉर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आईपी एड्रेस इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग। अभी स्टार्टिंग में ही हमने बताया था, मल्टीकास्टिंग मतलब क्लास डी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी फॉर यूनिकास्टिंग, क्लास डी फॉर मल्टीकास्टिंग, क्लास ई फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस। यूनिकास्ट का मतलब 1 to 1, पर्सनल मैसेज भेजना व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या किसी भी मीडियम से। मल्टीकास्टिंग का मतलब 1 to many, टेलीग्राम पे मैंने कोई मैसेज किया, कई सारे स्टूडेंट ने रीड किया, 1 to many। मैनी टू मैनी यानी 1 to all, मैंने यूट्यूब की वीडियो ये मैंने पब्लिक कर दी, ब्रॉडकास्ट कर दी, तो क्या हो गया, जिस जिसके पास पहुंची सबने देख ली, 1 to all। तो 1 to 1 क्या हो गया, यूनिकास्टिंग, 1 to many हो गया मल्टीकास्टिंग, और 1 to all हो गया ब्रॉडकास्टिंग। क्या ये बात समझ में आई? एक और होता है एनी कास्टिंग, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, और चौथा होता है आपका एनी कास्टिंग, किसी को भी मैसेज दे देना, एनी कास्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लेवल इन ANSI Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। अगर आपने डेटाबेस पढ़ा है तो आपने ANSI Spark के 3 लेवल आर्किटेक्चर को तो जरूर पढ़ा होगा। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर, जो कि इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के बेसिस पर होता है। ये क्या है 3 लेवल आर्किटेक्चर? जब आप किसी होटल में जाते हैं ना, तो क्या होता है, आप कस्टमर हैं, एक वेटर आता है आपके पास और कहता है कि सर क्या ऑर्डर आपको चाहिए, मेन्यू आपको देता है, आपसे ऑर्डर लेता है और अंदर देता है जो ऑर्डर बना रहे होते हैं उनको। क्या है, 3 लेवल है ना यहां पर, एक आप कस्टमर, एक जिसने ऑर्डर लिया वो वेटर, और तीसरा जिन्होंने उसको बनाया वो। इसी को बोलते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर। और डेटाबेस में भी क्लाइंट, सर्वर और एप्लीकेशन लेवल पे ये 3 लेवल काम करते हैं, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। यानी इसमें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल नहीं होता, ये 3 ही लेवल होते हैं, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कौन सा वैलिड लेवल नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटर लेवल वैलिड नहीं है, जबकि ये तीनों आपके वैलिड हैं। देखो, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए इंटरनल लेवल, फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल और फिर एक्सटर्नल लेवल। नेक्स्ट, एड्रेस 220.50.50.10 बिलोंग्स टू। अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्या है, आईपी एड्रेस है, जो कि 4 ऑक्टेट में डिवाइडेड है, 3 डॉट्स या पीरियड में डिवाइडेड है। और आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो क्या होती है, सारी ऑक्टेट
0 से लेकर 255 की रेंज में होनी चाहिए, वही वैलिड है। तो क्या ये आईपी एड्रेस वैलिड है? जी हां, क्योंकि चारों ऑक्टेट है आपकी वो 0 से 255 के बीच में है, वैलिड है। अगर आपको आईपी एड्रेस क्लासेस की रेंज पता होगी तो आप बता देंगे ये किस रेंज में है। 220 क्लास सी में आता है, तो आंसर क्या हो गया? क्लास सी। कैसे? आइए देखते हैं। क्लास ए है 0 से लेकर 127। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो ये 4th क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन सेम टू सेम हमें देखने को मिला था। क्लास ए 0 से लेकर 127, जबकि 0 से लेकर 126 होता है। 127 रिजर्व होती है लूप बैक एड्रेस के लिए, जिसे टेस्टिंग एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239 और क्लास ई 240 से 255। ये आपको याद रखना है। फिर आपको क्या करना है? देखना है 220 किस रेंज में आ रहा है। पहली ऑक्टेट 220 192 से 223 के बीच में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास सी। वेरी गुड। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लिंक इन अ फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी नेटवर्क ऑफ n नोड इज। कह रहा है जो मैश टोपोलॉजी है ये सबसे रिलायबल है, सबसे विश्वसनीय है। और मैश टोपोलॉजी की जो खास बात है वो क्या है कि हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होती है। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है इसके द्वारा, क्योंकि हर एक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट जरूर होगा। तो कह रहा है मैश टोपोलॉजी में जो नेटवर्किंग नोड्स हैं वो n है, तो कितने नंबर के कनेक्शंस पॉसिबल हैं? आंसर है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। कैसे? आइए एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाते हैं। हैव अ लुक। ये है आपकी मैश टोपोलॉजी। यहां पर नोड्स कितने हैं, यहां पर कंप्यूटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने बनेंगे? अगर कंप्यूटर की संख्या यानी नोड की संख्या 6 है तो कितने कनेक्शंस बनेंगे? कैसे बताएंगे आप? तो आपने कहा सर बहुत आसान, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। इसका इस्तेमाल करेंगे। n की जगह पर रखेंगे नंबर ऑफ नोड्स को, कितने हैं? 6 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 6 30 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया? 15 लिंक। तो इसके थ्रू आप ये बता सकते हैं मैश नेटवर्क टोपोलॉजीज में कि अगर कंप्यूटर्स 6 हैं तो इनके बीच में जो लिंक एस्टैब्लिश होंगे वो कितने होंगे? 15 लिंक्स। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ लिंक, कितने नंबर के लिंक बनेंगे इन अ फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो कि पूरी तरीके से कनेक्टेड है, ऑफ n नोड्स, जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यानी नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? n। तो आंसर क्या है? n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, नंबर ऑफ लिंक इन अ फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी नेटवर्क ऑफ 6 नोड। आपको दे दिया कि अगर 6 नोड हैं तो कितने बन सकते हैं, 8 नोड है तो कितने बन सकते हैं, 10 नोड्स हैं तो कितने बन सकते हैं, है ना। ऐसे n की जगह पर कोई भी देंगे तो आप इसी के द्वारा निकाल लेंगे आंसर, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी की कैटेगरी में रखेंगे। आप सब जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, या इसे सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के कैटेगरी में 2 मेमोरीज आती हैं, एक रैम और एक रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? रैम हमें गिवन है, रोम तो कहीं दिख नहीं रही, तो करेक्ट आंसर इज रैम इज कॉल्ड अ प्राइमरी मेमोरी और अ मेन मेमोरी। क्या ये बात समझ में आई? रैम जितनी ज्यादा होगी उतनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी अच्छी होगी, और रोम
जो बायोस के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने में मदद करती है, जो बूटिंग में मदद करती है, वो है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, वो रोम है। जो हमारी परमानेंट है वो रोम है, जो टेम्परेरी है वो रैम है। तो रैम इज टेम्परेरी मींस वोलेटाइल इन नेचर, जबकि रोम इज परमानेंट इन नेचर। रैम इज रीड एंड राइट बोथ, रैम में हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन रोम इज ओनली रीड ओनली मेमोरी, इसमें सिर्फ रीड किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें इसमें कुछ एडिटिंग करनी है रोम में, तो ईपी रोम, ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी, इनकी मदद से हमें करना होगा। तो रोम हमारी बेसिकली कितने तरीके की होती है? पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, मास्क रोम। तो बेसिकली रोम हमारी 4 तरीके की होती है: प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और मास्क रोम। मास्क रोम वो रोम होती है जिसको कस्टमाइज किया जाता है ऑर्डर देकर। तो ऑर्डर वाली जो रोम होती है, जो कस्टमाइजेबल रोम होती है, दैट इज कॉल्ड मास्क रोम, एम रोम। जैसे सपोज करिए मुझे कोई एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है। अब उस सैटेलाइट में क्या हम रोम का यूज करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वहां बूटिंग होगी ही होगी, वहां बायोस इंस्ट्रक्शंस होंगे ही होंगे। लेकिन वो जो रोम हम बनाएंगे, क्या कंप्यूटर वाली ही रोम चलेगी? नहीं, वो सैटेलाइट वाली रोम अलग बनाएंगे। तो जो अलग से हमने रोम बनाई ऑर्डर पर या कस्टमाइज करके वर्किंग के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड मास्क रोम, मास्किंग ऑफ रोम, कस्टमाइजेबल रोम। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ई वाणिज्य से प्राप्त लाभ नहीं है? कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ई कॉमर्स से बेनिफिट नहीं होता? आजकल तो ई कॉमर्स का बहुत बेनिफिट है। आपने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर किया है ना, आपके घर में आ गया। बेनिफिट तो बहुत है, जैसे ग्राहकों की उपलब्धता में बढ़ोतरी, कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, वैरायटी ऑफ चीजें बढ़ गई। आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास में देखने के लिए, हमेशा उपलब्ध। रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी शॉपिंग करिए, है ना। अवेलेबिलिटी हो गई 24/7/365 की। विश्वसनीयता में वृद्धि, क्या यहां पर विश्वसनीय यानी रिलायबल भी है? क्या आप ई कॉमर्स वाली चीजों पे भरोसा कर सकते हैं? ये थोड़ी सी बात कम है। शॉपकीपर पे तो आप भरोसा कर सकते हैं, है ना। आपका कोई जान पहचान का था, आप ले आए, आपने कहा बाद में पैसे दे देंगे, चल जाएगा। कोई सामान खराब हो गया, आप चले गए, वापस कर लीजिए, ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर ऑनलाइन चीजों की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, तो विश्वास करना थोड़ा सा कमी है यहां पर, है ना। रिलायबिलिटी में थोड़ी सी कमी है कि पता नहीं हम फेथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आ पाएगा सही से, नहीं आ पाएगा, रास्ते में टूट तो नहीं गया, मंगवाया था आईफोन, अंदर से पत्थर तो नहीं निकल आया कहीं, है ना। तो थोड़ा सा विश्वसनीयता में वृद्धि, ये पॉइंट वैलिड नहीं है। तुलना करने की सुविधा ये भी है, कंपैरिजन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में, अलग अलग वेबसाइट में सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में भी कंपैरिजन करना काफी आसान है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, तो विश्वसनीयता में वृद्धि, दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, बाकी सब हमारे बेनिफिट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संपूर्ण डुप्लेक्स संप्रेषण उपकरण का उदाहरण है? हम जानते हैं नेटवर्किंग से ये क्वेश्चन है, और नेटवर्किंग में जो मोड्स ऑफ नेटवर्किंग है वो 3 तरीके के होते हैं: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब एक डायरेक्शन में, जैसे कीबोर्ड और मॉनिटर, हमने जो कीबोर्ड से टाइप किया मॉनिटर में दिख गया, सिंप्लेक्स है। इसका उल्टा नहीं हो सकता, तो यूनि डायरेक्शन मतलब सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब वॉकी टॉकी, रेलवे ट्रैक्स, ये हाफ डुप्लेक्स हैं। जाएगा भी डेटा और आएगा भी, लेकिन एक ही समय पर नहीं, अलग अलग समय पर, हाफ डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मतलब रियल टाइम पर कम्युनिकेशन, डेटा जा भी रहा है, रिसीव भी हो रहा है रियल टाइम पर। लाइव स्ट्रीमिंग्स, टेलीफोन कॉल्स, मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, स्ट्रीमिंग्स, ये सब क्या है? टेलीफोन लाइंस। ये फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है।
वेरी गुड, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब कि डेटाबेस को कैसे मैनेज करें, जो कंप्यूटर का जो डेटा है उसको कैसे स्ट्रक्चर्ड करें। हाउ? तो निकल के आया दो तरीके हैं, एक लीनियर फैशन में और एक नॉन लीनियर फैशन में। नॉन लीनियर का मतलब कि क्यू बना दें, ग्राफ बना दें, ट्री बना दें। जब हम ट्री की बात करते हैं, क्यू तो हमारा लीनियर हो गया, जब हम क्यू बनाते हैं तो इसका मतलब एक लाइन में हो रहा है। नॉन लीनियर का मतलब ग्राफ, ट्री, ये हमारा होगा नॉन लीनियर। तो क्वेश्चन ये उठता है कि लीनियर कौन कौन से होते हैं और नॉन लीनियर कौन कौन से। लीनियर में आएगा एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। क्या डिफरेंस है? एरे का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि साइमल्टेनियस ऑफ डेटा को एक साथ रखना, सिमिलर तरीके के डेटा को एक साथ रखना एरे है, जहां ये सिंगुलर भी हो सकता है, वन डायमेंशनल भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। लिंक लिस्ट की बात करें, ये क्या है? लिंक लिस्ट का मतलब पॉइंटर के द्वारा हर एक नोड अपने आगे वाली नोड या पीछे वाली नोड से कनेक्टेड हो। सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, यानी रेलवे की डिब्बे है ना। अगर रेलवे की बात करें, ट्रेन की बात करें, तो ट्रेन के डिब्बे क्या हैं? लिंक लिस्ट हैं। आप चढ़ जाते हैं एसी में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपार्टमेंट में, और एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आप जा सकते हैं। क्या है? लिंक लिस्ट, क्योंकि पूरी ट्रेन आपस में क्या है? कनेक्टेड है, लिंक लिस्ट है। स्टैक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक निकालना है। अगर स्टैक में से आपको कुछ, तो ऊपर से ही निकलेगा, पुश एंड पॉप, पुश कर सकते हैं, लगा सकते हैं ऊपर से, और निकालना है तो फिर ऊपर से ही आपको निकालना होगा। यह स्टैक है। क्यू आप जानते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जाइए पहले पाइए, ये क्यू है, लीनियर है। नॉन लीनियर में क्या है? ट्री, ग्राफ, टेबल, सेट, ये सब आपके नॉन लीनियर है। ट्री क्या लाइन होती है? नहीं, ट्री क्या होता है? हायरार्की होती है। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, फिर चाइल्ड बन गए पेरेंट, फिर उनके चाइल्ड, ट्री हो जाएगा। ग्राफ, क्लोज्ड ट्री इज कॉल्ड अ ग्राफ। अगर ट्री हमारी क्लोज हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। टेबल्स क्या है? नॉन लीनियर है। सेट, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, क्या है? नॉन लीनियर फैशन में है। समझ में आया? वेरी गुड, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर यूजेस माइक्रो प्रोसेसर? आसान सा क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का पार्ट है? फोर्थ जनरेशन का। हम लोग जानते हैं, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, केबीएस नॉलेज बेस्ड सिस्टम, रोबोटिक्स, ये सब फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है। ठीक, तो फोर्थ जनरेशन में क्या आएगा? माइक्रो प्रोसेसर। वेरी इजी, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? अगेन आसान सा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर, और इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पर जो माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा ब्राउजर आ चुका है, वेरी गुड, दैट इज एज, EDGE, लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का। मोजिला फायरफॉक्स, ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। गूगल का क्रोम, बहुत ही फेमस। ये तो ब्राउजर है, लेकिन मैप रिड्यूस नाम का कोई ब्राउजर नहीं है। क्या और भी ब्राउजर है? जी हां, और भी बहुत सारे ब्राउजर हैं। जैसे पहला ब्राउजर www, नाम बदल के नेक्सस कर दिया गया। इसके बाद आपके और भी ब्राउजर्स आए, जैसे डार्क वेब के लिए यूज होने वाला टॉर ब्राउजर, जिसपे डक डक गो नाम के सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है ना, वो भी ब्राउजर। अमेरिका का यूसी ब्राउजर, जो कि मोबाइल के लिए काफी फेमस रहा एक समय पर, यूसी ब्राउजर है ना। ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। इंडिया के भी ब्राउजर हैं, बताइएगा मुझे कमेंट करके, इंडिया के ब्राउजर का नाम क्या है? अरे इंडिया भी कम थोड़ी ना है,
इंडिया ने भी ब्राउजर बनाया? बताइएगा मुझे कमेंट करके, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन ब्राउजर? नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो गया गाइस? मैप रेड्यूस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ वेब ब्राउजर, जबकि ओपेरा, गूगल क्रोम, एप्पल का सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब आपके ब्राउजर्स हैं। ब्राउजर होते क्या है? ब्राउजर होते हैं क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करते हैं, किससे? सर्वर से, ताकि डेटा को सर्वर से खोज के लाया जाए। इसके लिए वेब ब्राउजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को सर्वर के माध्यम से रिट्रीव करते हैं। तो वेब ब्राउजर आर कॉल्ड क्लाइंट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, जो हमें वास्तविक दुनिया से कनेक्ट करते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, ब्राउजर्स, सर्च इंजन्स, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता या कंप्यूटर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जैसे ड्राइवर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर्स आएंगे जो आप ऑर्डर देकर बनवाएंगे। जैसे आपने कहा कि मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर कस्टमाइज कर दीजिए, तो जो आपके लिए बनेगा ऑर्डर देकर वो क्या है? एप्लीकेशन। या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, या आपके मल्टीमीडिया वाले सॉफ्टवेयर्स, एडोब रीडर, एआई वाला, जितने भी आपके, वो सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू ऑफ एएलयू ऑपरेशंस? रजिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे फास्टेस्ट अगर कोई मेमोरी है तो वो रजिस्टर है। रजिस्टर के बाद कैशे मेमोरी, कैशे के बाद रैम, और इसके बाद आती हैं बाकी मेमोरीज। तो फास्टेस्ट की कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी में आएगी आपकी रजिस्टर, फिर रजिस्टर के बाद स्लोएस्ट रजिस्टर से कैशे, कैशे से स्लोएस्ट रैम, देन बाकी। तो रजिस्टर से यहां पर क्वेश्चन आ रहा है और कह रहा है कि सीपीयू का जो एएलयू ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो कहां स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। जैसे 1 + 2 = 3, ये कौन करेगा सीपीयू में? एएलयू करेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू। और ये जो रिजल्ट स्टोर करेगा 3, ये कहां पर होगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो रजिस्टर्स जितने भी होते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, इन सबको आपको पढ़ना होगा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। नेक्स्ट, आंसर क्या है? एक्यूमुलेटर। रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज यूज्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एंटिटी? जब हम लोग ईआर डायग्राम पढ़ते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डेटाबेस में, तो वहां पर हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी के बारे में। स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब जो खुद सक्षम है चीजों के लिए, वीक एंटिटी मतलब जो डिपेंडेंट है दूसरे पर। जैसे बुक एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ऑथर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, पब्लिशर एक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एडिशन एक वीक है। क्यों? क्योंकि एडिशन डिपेंडेंट है बुक पर। किसी बुक का एडिशन होगा, यस, और ईयर पर, कि नेक्स्ट ईयर किस ईयर का एडिशन है। तो एडिशन क्या है? डिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट है वो वीक है ना। प्रकृति का नियम है, जो डिपेंडेंट है वो वीक है, जो डिपेंड नहीं है वो स्ट्रॉन्ग है।
बस सिंपल सी बात। तो आंसर क्या आ गया यहां पर? एडिशन। जैसे कस्टमर और लोन की बात करें तो कस्टमर क्या करेगा? लोन लेगा। लोन क्या है? डिपेंडेंट है कस्टमर पे, तो लोन हो गई आपकी वीक एंटिटी, और कस्टमर क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, नंबर ऑफ हाफ एडर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ फुल एडर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन। बताइए कितने हाफ एडर मिलके एक फुल एडर बनाते हैं? 2 हाफ एडर मिलके एक फुल एडर बनाएंगे, तो आंसर क्या होगा? 2 हाफ एडर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कंप्लीट फुल एडर, यानी 2 इज द राइट वन। आप देख भी सकते हैं, फर्स्ट हाफ एडर देन सेकेंड हाफ एडर मेक्स अ फुल एडर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम केस सेंसिटिव है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केस सेंसिटिव है? केस सेंसिटिव का मतलब जहां पर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर अलग अलग होते हैं। ये कहां पर होंगे? जो कमांड पर काम करता है। और कमांड पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है? डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सीयूआई बेस्ड है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सीयूआई बेस्ड होंगे, जो कमांड यूजर इंटरफेस पे कमांड करेंगे, जो कमांड पे काम करेंगे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके केस सेंसिटिव होंगे। तो यहां पर लाइनेक्स नहीं है, यहां डॉस नहीं है, तो आंसर क्या मिल गया? यूनिक्स इज द राइट वन। तो यूनिक्स हो या लाइनेक्स, ये आपके कैसे हैं? केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस इज डैश बिट। कह रहा है जरा बताइए कि IPv6 एड्रेस की जो लेंथ होगी वो कितने बिट की होगी? ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv6 एड्रेस कितने बिट का है? मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो हम जानते हैं IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट का, और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। तो IPv6 128 बिट का हो गया, IPv4 32 बिट का, और मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो NIC कार्ड के ऊपर लिखा होता है, दैट इज ऑफ 48 बिट, है ना? याद रखिएगा इस बात को। ये बिट के साथ साथ बाइट में भी पूछे जा सकते हैं कि IPv4 कितने बाइट का है, IPv6 कितने बाइट का है, या मैक एड्रेस कितने बाइट का है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 8 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, एक बाइट में 8 बिट होती हैं। तो इसलिए अगर आपको बिट को बाइट में कन्वर्ट करना है तो बस 8 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, HTML कैसी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग है, लो लेवल है, प्रोग्रामिंग है, या मशीन लैंग्वेज है? HTML की दोस्तों अगर हम बात करें तो हम जानते हैं ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब जहां पर टैग्स का यूज किया जाता है। तो अगर हमें वेब पेजेस बनाने हैं या वेबसाइट, तो हम HTML की मदद लेंगे, CSS की मदद लेंगे, जावा स्क्रिप्ट की मदद लेंगे, और ये एक तरीके से आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेजेस के उदाहरण हैं। समझ में आया? VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, HTML, मार्कअप लैंग्वेजेस और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, आंसर लो लेवल क्यों नहीं हुआ? लो लेवल में आपकी आती हैं 2 लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, और दूसरी होती है आपकी निमोनिक्स वाली, जिसको आप बोलते हैं क्या? फर्स्ट जनरेशन में यूज होने वाली लैंग्वेज मशीन, सेकेंड जनरेशन में यूज होने वाली असेंबली, जो कि निमोनिक्स पर बेस्ड है। और ये जो निमोनिक्स पर बेस्ड असेंबली लैंग्वेज है, ये भी आपकी लो लेवल है। तो बाइनरी भी लो लेवल है 0-1 के फॉर्म में, और निमोनिक्स वाली जो लैंग्वेज है आपकी असेंबली, ये भी आपकी कैसी है? लो लेवल। हाई लेवल कौन सी होती है? C++, जावा, C#, ये सब हाई लेवल है।
कोबोल, पास्कल हाई लेवल है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं यही सब। मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज 0-1। तो HTML कैसी हो गई, मार्कअप या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वैसे तो जब गेट वाले पेपर की बात करते हैं तो स्क्रिप्टिंग भी गलत है, वहां पर मार्कअप लैंग्वेज करेक्ट माना जाता है। लेकिन कई बार जब मार्कअप ऑप्शन में नहीं होता तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट डेवलपमेंट वाली लैंग्वेजेस होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, वी कैन से। और HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, HTML5 is the latest version of HTML. Very good. Next, what will be the sequence of numbers if the following operations are performed on a queue? कह रहा है क्यू में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए, जैसे पुश 9 पॉप, पुश 5 पुश 7 पॉप, पॉप पुश 8 पॉप। जब हम लोग बात करते हैं स्टैक की तो वहां हम लोग बात करते हैं पुश पॉप की, लेकिन यहां पर ये ऑपरेशन किसमें किए जा रहे हैं, क्यू में। और क्यू क्या कहता है, क्यू कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो पहले आएगा लाइन में वही पहले सर्व किया जाएगा, यानी वही पहले एग्जिट करेगा लाइन को, है ना। क्यू यही कहता है ना, जो पहले एंटर करेगा वही पहले एग्जिट करेगा। तो क्यू के केस में जो हमारा स्टैक काम करता है वो कैसे करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मैनर में, यानी जो नंबर्स गिवन हैं इनका सीरियल ऐसे ही रहेगा, 9 5 7 8। 9 आया तो 9 पहले जाएगा, 5 आया फिर 5 जाएगा, फिर 7 आया 7 जाएगा, फिर लास्ट में 8 जाएगा। तो आंसर क्या हो गया क्यू में, सेम मैनर 9 5 7 8। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, almost the entire code of Unix operating system is written in dash programming language. Unix operating system का जो कोड है वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, Unix ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम भी माना गया। इसी के बेसिस पर एडवांस करके लाइनेक्स बना, जिस पर एंड्रॉइड डेवलप किया गया, जो आगे चलकर एंड्रॉइड आपका ओपन सोर्स की कैटेगरी में काउंट किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें एडिटिंग भी पॉसिबल है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स को बनाया गया सी प्रोग्रामिंग की मदद से। यूनिक्स पर जो भी कोड होता है वो कोडिंग किस पे की गई, सी प्रोग्रामिंग पे। और सी प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, है ना, आप जानते होंगे। हैश इंक्लूड studio.h, conio.h, void main, ऐसे ही तो करते हैं। तो यूनिक्स जैसे तगड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम भी, जो कि सेफ एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है, जो कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग में आता है, इसको भी बनाया गया है सी प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग आर द एग्जांपल ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस और इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग का मतलब क्या है, इनकम टैक्स। ई फिलिंग का मतलब इनकम टैक्स। तो अगर हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो हम किस तरीके के ई कॉमर्स में आ रहे हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट। हम अपने बिजनेस को गवर्नमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, हम टैक्स किसको देते हैं, सरकार को। तो इस तरीके के ई कॉमर्स को क्या बोलते हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड इन ओरेकल। ओरेकल में या SQL में DDL कमांड कौन सा है। हम लोग जानते हैं जब SQL में कमांड्स की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DCL, डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज, TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। यही तो होती हैं। DDL में क्या होता है, जब DDL की बात करते हैं तो उसमें आता है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। DML में आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ग्रांट। DCL में क्या आता है, डेटा पर कंट्रोल करना, यानी या तो राइट्स देंगे या तो लेंगे, ग्रांट, रिवोक। TCL में क्या आता है,
ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने वाली लैंग्वेजेस। कमिट, या तो ट्रांजैक्शन को कमिट करेंगे, होने देंगे, या वापस कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, रोल बैक कर लेंगे, या सेव पॉइंट सेव कर देंगे। और डीक्यूएल में आता है हमारा सिलेक्ट, जिसके बाद आगे हमारी क्वेरीज चलती हैं, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ऑर्डर बाय ग्रुप बाय हैविंग। तो यानी यहां पर अगर हम देखें तो डीडीएल क्या है, ड्रॉप कमांड आपका डीडीएल कमांड है। डिलीट और अपडेट ये आपका डीएमएल में आता है, देखिए डिलीट और अपडेट। सिलेक्ट आपका डीक्यूएल में आता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि किस एसक्यूएल कमांड में कौन से कमांड्स आते हैं। डीडीएल में क्या क्या है, डीएमएल में क्या क्या है, डीसीएल में क्या क्या है, टीसीएल में क्या है, और डीक्यूएल में क्या है ना। यहां से तो क्वेश्चन कंफर्म आएगा, कंफर्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स अ लाइन ऑफ क्रेडिट दैट इज इंटरेस्ट फ्री इफ द मंथली बिल इज पेड ऑन टाइम। कह रहा है ऐसा कौन सा लाइन ऑफ क्रेडिट है, एक तरीके का लोन है जो कि इंटरेस्ट फ्री तरीके का है, अगर बिल को समय से पे कर दे तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। वी ऑल नो दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जिसके थ्रू हम लोग शॉपिंग करते हैं, और ये एक तरीके का लोन है। लेकिन अगर डेज लैप्स कर गए, टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो फिर लगता है भारी भरकम इंटरेस्ट, है ना, दैट इज क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्यू इज फॉल्स। क्यू के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, बिल्कुल सही। क्या क्यू डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर सकते हैं एरे की मदद से, यस। इट कांट बी इंप्लीमेंट यूजिंग लिंक लिस्ट। क्यू को तो लिंक लिस्ट की मदद से बहुत आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्यू का मतलब क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और लिंक लिस्ट भी क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है। तो इट कांट बी नहीं, इट कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट होना चाहिए था, और इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये बात भी सही है। तो गलत है थर्ड वाला, इट कांट बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट, ये हो गया गलत जवाब। नेक्स्ट, 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 6100 इज। अभी हम लोग ने 15th कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, अब आ गया 8th कॉम्प्लीमेंट ऑक्टल नंबर का। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। 8th कॉम्प्लीमेंट कहता है कि सबसे पहले राइट हैंड साइड में देखो, अगर कोई जीरो है तो एज इट इज लिख दो। कितने जीरो हैं, 2 जीरो। जीरो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, तो 2 जीरो ऐसे ही चिपका दो। जीरो के बगल में क्या है, 1। जो भी नंबर है जीरो के बगल में उसको माइनस कर दीजिए किससे, 8 से। ऑक्टल का मतलब 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना ऑक्टल का। तो कह रहा है जीरो के पास में कोई भी नंबर उसको 8 से माइनस कर दीजिए। 8 - 1 क्या हो गया, 7। अब जो नंबर बचा उसको 7 से माइनस कर दीजिए। 7 क्यों, क्या 7 से ही माइनस करेंगे हर बार, हर बार। तो 7 - 6 क्या हो जाएगा, 1। यानी आंसर क्या हो गया, 1700। दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर से समझो, 8th कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, ऑक्टल नंबर का मतलब जिसकी रेंज है 0 से लेकर 7 तक, बेस है 8, और 8 कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि अगर 0 होगा तो 0 एज इट इज आ जाएगा। सर अगर 0 नहीं हुआ तो, अगर 0 नहीं है तो पहले वाले नंबर को 8 में से माइनस कर दीजिए, और जो बाकी बचे उसको 7 से माइनस कर दीजिए, सिंपल। लेकिन अगर शुरुआत में 0 मिल गए राइट हैंड साइड से, तो वो 0 कॉपी पेस्ट। फिर 0 के पास में क्या है, 1। किस में से माइनस करेंगे, 8 में से, हमेशा 8 में से। 8 - 1 7। जो बच गए उसको किससे माइनस करेंगे, 7 हमेशा। तो 7 - 6 क्या हो गया, 1। आंसर क्या हो गया, 1700। इस तरीके के बहुत सारे केसेस पर प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, तब जाकर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहां से समझ में आ गया होगा।
वेरी गुड। नेक्स्ट, इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर यूजिंग। प्रिंटर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक इंपैक्ट और एक नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट में आता है आपका डीडीएल, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर। ये सब प्रिंटर्स आपके कैसे हैं? इंपैक्ट प्रिंटर, जो कि स्लो प्रिंटर होते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में कौन से आते हैं? नॉन इंपैक्ट का मतलब थर्मल, इंकजेट, लेजर, प्लॉटर, ये सब नॉन इंपैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो कह रहा है इंपैक्ट प्रिंटर जो प्रिंट करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील या लाइन प्रिंटर्स जो प्रिंट करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं? इंक रिबन की मदद से और प्रिंट हेड की मदद से। तो यहां पर जो कंपलसरी है वो क्या है? प्रिंट हेड का होना और इसके साथ में इंक रिबन का होना। रिबन यहां पर मैंडेटरी है और हेड यहां पर मैंडेटरी है। किस केस में? इंपैक्ट के केस में। जबकि नॉन इंपैक्ट के केस में वहां पर कैसे होता है? लेजर के द्वारा। अगर बात करें आप थर्मल प्रिंटर की, इंकजेट की या लेजर प्रिंटर की, वहां पे लेजर बीम्स निकलती हैं और वहां पर भी हम लोग इंक का यूज तो करते हैं, लेकिन वो जो इंक होती है वो अलग तरीके की होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं टोनर, सूखी हुई इंक। जो कार्टेज में आपकी इंक पड़ती है ना, वो कैसी पड़ती है? टोनर कैटेगरी। कार्टेज जिसमें इंक डाली जाती है उसको कार्टेज बोलते हैं ना, ये तो पता ही होगा। तो थर्मल प्रिंटर जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज्यादातर यूज होता है, बस कंडक्टर जिसका यूज करते हैं, थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जिसमें इंक पड़ती है, ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं। और लेजर प्रिंटर जिसमें सूखी हुई इंक यानी पाउडर डाला जाता है, जिसे इंक पाउडर भी बोलते हैं, जिसे टोनर भी बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो ये इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रिंटर की स्पीड को किसमें नापते हैं? प्रिंटर की क्वालिटी को किसमें नापते हैं? डीपीआई में, डॉट पर इंचेस में, है ना। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, तो अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी ये 50% ही क्वेश्चन हुए। 80 क्वेश्चन आते हैं ना, करीब 40 क्वेश्चन हो गए। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर से भी और भी ज्यादा, प्रोग्रामिंग से भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बुलियन अलजेब्रा से भी, सॉफ्टवेयर से भी, डेटाबेस से भी। तो ये अभी हाफ क्वेश्चन हुए हैं 2016 वाले पेपर से, और अभी काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में भी। लेकिन आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आ चुका है आपके सामने। मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट? बताइएगा। मैक एड्रेस जो कि 48 बिट का होता है, हम लोग जानते हैं। इस 48 बिट के मैक एड्रेस को लिखा जाता है एनआईसी कार्ड के ऊपर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर, एनआईसी कार्ड पे। और ये जो मैक एड्रेस है इसको हम बदल नहीं सकते। बदला जा सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं। अगर एनआईसी कार्ड को बदल दें तो ही बदल सकते हैं मैक एड्रेस को, वरना मैक एड्रेस इज कॉल्ड अ हार्डवेयर एड्रेस, अ फिजिकल एड्रेस विच कैन नॉट बी चेंज। किस कमांड के थ्रू मैक एड्रेस को देख सकते हैं? रन पर जाएंगे, विंडोज आर करेंगे, गेट मैक का प्रयोग करेंगे मैक एड्रेस को देखने के लिए। लेकिन क्वेश्चन है कि मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट? बहुत सोच के बताइएगा। IPv6 एड्रेस भी इसी फॉर्मेट में होता है और मैक एड्रेस भी इसी फॉर्मेट में होता है, लेकिन ये इसी क्या है ये आपको बताना है। कैसा लगा आपको आज का सेशन? क्या सारे क्वेश्चन समझ में आए? एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर कंप्यूटर के कोर्सेज से आपको कनेक्ट होना है तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर लाइव शुरू हो रहा है 11 जनवरी से। यूपी पुलिस SIASI लाइव शुरू हो चुका है 8 जनवरी से। और यूपी पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड 2 जो आपको मिलेगा कंप्लीट रिकॉर्डेड मोड में। ऑपरेटर SIASI में भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं और लाइव वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं।
मॉक टेस्ट भी है, पीडीएफ भी है, A to Z पूरा कोर्स कंप्लीट होगा एग्जाम से पहले विद रिवीजन। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कोर्स के रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अगर इस सेशन के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फॉर मोर डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।